हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2026 के इंपॉर्टेंट जो 10 एमसीक्यूज हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से। एक प्रीवियस क्वेश्चन है जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसका आंसर आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026 का 16वां एडिशन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इन 4 ऑप्शन में से एक होगा। उम्मीद करता हूँ जो लगातार हमारी क्लासों के साथ बने रहते हैं तो उनको इस क्वेश्चन का पक्का आंसर आता होगा और वो जरूर इसको आंसर देने की ट्राई करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बात करूं जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी सारे करंट अफेयर्स हैं उसके लिए मैं आज एक वीडियो अपलोड कर लूंगा जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड जो फरवरी मंथ के हैं, जो फेब मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा और आपके उसमें से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे और शुरू करते हैं आज की जो इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है उनको एक एक करके शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके, विच कंट्री रिसीव्ड द फर्स्ट ट्रायल एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ कार्बी एंग्लोक जिंजर। ठीक है, तो ये अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर आपको सही होगा लंदन, यूके ने। अब यूके ने क्या किया, इस चीजों को समझने हम एक एक चीजों को समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। आपको पहला चीज आएगी कार्बी एंग्लोक, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कार्बी एंग्लोक कहाँ पे है, तो ये आपके है आसाम में। ये क्या है? आसाम का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। किसका? आसाम का। ठीक है, आसाम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अब ठीक है, आपको लगा होगा कि यार जिंजर का एक्सपोर्ट किया है, उसका कंसाइनमेंट गया, कंसाइनमेंट मतलब उसका माल गया है वहां पे, तो कार्बी एंग्लोक जिंजर तो ये अपने आप पे फेमस क्यों है? क्योंकि ये फेमस इसलिए क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? जो कार्बी एंग्लोक जिंजर है उसको मिला हुआ है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया, इसका एक्सपोर्ट किया गया लंदन में, जो 1.2 लाख मीट्रिक टन इसको भेजा गया। ठीक है, तो ये फेमस क्यों आपको लगा होगा? क्योंकि इसकी जो एरोमा, जो इसकी खुशबू होती है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी होती है और माना जाता है उससे बहुत सारे मतलब हर्ब्स के रूप में भी उसको काम लिया जा सकता है। तो आपने कभी कार्बी एंग्लोक की जिंजर की चाय पी है क्या? तो आप जो भी लोग देख रहे हैं वो भी ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन पैदा होना चाहिए कि भाई कार्बी एंग्लोक क्यों फेमस है, तो फिर कार्बी एंग्लोक फेमस है तो फिर ये जिंजर क्यों फेमस है और फिर इसका ये मतलब एक्सपोर्ट करना ये अपने आप में करंट का क्वेश्चन क्यों बन रहा है। तो ये सारी चीजें। उसके अलावा कार्बी एंग्लोंग एक क्या है? एक पेनिनसुला प्लेटू भी है। ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू भी है। क्या है? पेनिनसुला प्लेटू है, जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा माना जाता है। किसको? जो कार्बी एंग्लोंग रीजन है उसको माना जाता है। उसके अलावा बात करें इसमें जो हाईएस्ट पीक कौन सी, वो है सिंहासन पीक। जो सिंहासन पीक है उसी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां वहां पे ये जिंजर मतलब ये अदरक होती है। ठीक है, तो सिंहासन पीक और उसके आसपास के क्षेत्र में ये क्या होती है? ये जो जिंजर आपको देखने को मिली है, जो अभी हाल ही में कहाँ एक्सपोर्ट की गई? लंदन में की गई। उसके अलावा बात करें इसमें 4-5 एक दो इंपॉर्टेंट है। ये गर्म पानी आपने सुना होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके अलावा बात करें मूर्त लोंगरी, क्या नाम है? मूर्त लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ, कार्बी एंग्लोंग क्या है? ये आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, कार्बी एंग्लोंग क्षेत्र है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और इसको पेनिनसुला प्लेट्यू के अंतर्गत ये मतलब प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग माना जाता है। हाल ही में क्या किया, एक जो कार्बी एंग्लोंग की जिंजर है मतलब अदरक है, उसको लंदन में एक्सपोर्ट किया गया, तो इसलिए न्यूज में आ गया। और अब कार्बी एंग्लोंग के जो जिंजर है उसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग है। ठीक है, अभी उत्पाद क्या है? इसका नाम क्या है? कार्बी आंगलोंग अदरक। और 1.2 मीट्रिक टन लाख मीट्रिक टन कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया। गंतव्य क्या? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अब भौगोलिक संकेत उत्पत्ति और जो गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है कौन? जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। और खेती का क्षेत्र बात है तो ये कार्बी आंगलोंग जिला है और असम के जो सिंहासन हिल्स है उसके आसपास क्षेत्र में इसकी खेती होती है। और ये जो पारंपरिक झूम और जो तिल्ला टेक्निक होती है, और पारंपरिक झूम का जो झूम कृषि और जो तिल्ला टेक्निक होती है उससे यह देखने को पैदा होती है। कौन? ये जो आपकी अदरक होती है, कार्बी एंग्लोंग अदरक है। इसमें किस खेती के तरीके से उगाई जाती है? पारंपरिक झूम खेती से और तिल्ला टेक्निक से। ठीक है, तो विशेषताओं की बात करें, इसमें तेज गंध सुगंध होती है, उच्च तीखापन औषधीय गुण इसमें देखने को मिलते हैं और उच्च आवश्यक जो तेल सामग्री होती है वो भी इससे निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएगी। और इसका औषधीय मूल्य बात करें तो पाचन और जो सूजन रोगी गुणों के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जीआई मान्यता निर्यात मूल्य को बढ़ाती है और किसानों को एक बेहतर मूल्य प्रदान करती है और असम के जो कृषि निर्यात में है वो विविधता लेके आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलियम गैस हाल ही में लीक हुई थी और ये किस स्टेट में हुआ था? तो ओलियम गैस लीक हुआ था अभी महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। तो ये ओलियम गैस क्या होती है और इसको हम एक एक करके हम इसको
डिस्कस करेंगे। ये था भागेरिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोईसर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में कौन सी गैस लीक हुई थी, ये ओलियम हुई थी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ओलियम गैस किस तरह से निकलती है कूलर एसिड के साथ, और फिर ये जो ओलियम स्टोरेज होता है, और यहाँ से जब ओलियम स्टोरेज से ओलियम गैस रिलीव हुई थी, तो वहां से ये न्यूज में बना था और क्वेश्चन आया था कि ओलियम गैस क्या होती है। तो एक्चुअली में ये क्या ओलियम गैस क्या होती है, इसकी पहचान होती है। ये बनती कैसे है, जैसे संपर्क प्रक्रिया होते हैं। पहले क्या होता है, जो सल्फर होता है वो SO2 बनता है, और SO2 में जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो SO3 बनता है, और जब SO3 से वो H2SO4 बनता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो एक जो सफेद धुएं के रूप में गैस निकलती है उसको क्या बोलता है, ओलियम गैस बोला जाता है। जो एक सफेद धुएं के रूप में निकलती है उसे क्या बोला जाता है, ओलियम गैस। और इसके जो धधकता सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो मतलब उसको, इसका फॉर्मूला होता है ओलियम गैस का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डॉट XSO3, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यदि 1 रखोगे तो ये इसको, इसका नाम हो जाएगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, या जिसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जब एक्स बराबर एक रखा जाए, मतलब H2SO4 SO3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2S2O7, और इसको क्या बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। तो ये बहुत बार आपने नाम सुना होगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसी को क्या बोला जाता है, ओलियम गैस बोला जाता है। और ये हाल ही में इसका रिसाव कहाँ से हुआ था, जो बोईसर महाराष्ट्र से हुआ था, उसके कारण ये चर्चा में आई थी, ठीक है। और आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड की धुंध है उसका खतरा भी बना रहता है। तो अपने आप में व्हाइट धुआं निकलता है, और जब एकदम से अनकंट्रोलेबल हो जाता तो ये चर्चा में आ गया था। और इसके बाद जो आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है उसके लिए, जैसे ये गैस निकली तो आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है, तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस है उसका उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो 2000 से ज्यादा आदमी लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें 1600 से ज्यादा स्टूडेंट थे, ठीक है। उनको इस क्षेत्र से बाहर निकाला गया, किस क्षेत्र से, जो बोईसर इंडस्ट्रीज है भागेरिया की, वहां महाराष्ट्र से, वहां पे। और इसका जो ओलियम गैस है, इसका अनुप्रयोग किसमें किया जाता है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण जो H2SO4 बनाया जाता है, वो इसी चीज से बनाया जाता है। और उसके अलावा जो विस्फोटक TNT होता है, जिसे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बोला जाता है, उसके निर्माण में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, जो जो ये अपने होता है ना, इसका क्या नाम है, ओलियम गैस का, ठीक है। और इसका जो अत्यधिक जो संक्षारक होते हैं उच्च जलयोजन एंथैल्पी में भी इसका यूटिलाइज किया जाता है। तो ओलियम गैस का फॉर्मूला होता है H2S2O7, जिसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये साइंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करंट के अफेयर से भी रिलेटेड है। तो अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC ने अपना अभी 70वां फाउंडेशन डे मनाया है। तो फाउंडेशन डे, इनका फाउंडेशन डे कौन सा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 मार्च 2026 को इसकी स्थापना हुई थी। और अब ये कौन सा है, 70th उसका फाउंडेशन डे। और कब स्थापना हुई थी, 1957 में, 1957 में जो आपका एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये अपने आप में एक प्रकार की महारत्न कंपनी है। महारत्न नहीं है, ये नवरत्न कंपनी है। क्या है, नवरत्न कंपनी है। महारत्न कंपनियां कितनी है, 14 इंडिया में महारत्न कंपनियां PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो कितनी है, 14। उनको हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, आप जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। और इस ये क्या करती है, लगभग इंडिया में 500 से लगभग 700 के बीच में वेयर हाउसेस को संचालन करती है। कौन, ये जो CWC होती है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, जितने भी सारी चीजें वेयर हाउस के रूप में जिनको एक्टा करना होता है, किस तरह से करना होता है, तो ये देखो, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग होती है। तो केंद्रीय भंडारण निगम भी बोला जाता है इसको, ये उसका ऑफिस है दिल्ली का, ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखें। ये और इसका मुख्य योगदान होता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उसमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, किस तरह से उसको भंडारण करना, किस तरह से उसको संरक्षण करना, वो सारा काम कौन देखती है, CWC, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट है 1962 के अंतर्गत हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। और जो 1962 का वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसकी स्टेटस बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। सेंट्रल भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, तो CPSE है। ओनली पब्लिक सेक्टर नहीं होगा, ये क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। कुछ होता है PSU, जो पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग्स होती है, वैसे नहीं है, ये है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इसको हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था 1942 के फूड डिपार्टमेंट से ट्रेस होता है, मतलब उसी के जो फूड डिपार्टमेंट था उसके तहत इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये क्या करता है, जो कोई भी चीज होती है उसको साइंटिफिकली स्टोरेज करता है, उसको लॉजिस्टिक भी प्रदान करता है, उसको पीडीएस मतलब पीडीएस सपोर्ट भी करता है, पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट होता है, और बॉन्डेड वेयर हाउसिंग भी बनाता है, ठीक है। तो ये साइंटिफिक स्टोरेज करता है जिससे कोई अनाज खराब नहीं होता, उसको लॉजिस्टिक किसी अनाज को कहाँ वेयर हाउस में इसको स्टोर करना है, वो सारी चीजें भी ये कौन डिसाइड करता है, जो सीडब्ल्यूसी होता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है। और ये स्टोरेज आइटम जैसे फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, और एसेंशियल जो कमोडिटीज होती है उसको भी ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसके बाद अपने आप के खुद के वेयर हाउसेस हैं, उसके अलावा आईसीडीज हैं, सीएफएस हैं। आईसीडीज क्या होता है, आईसीडी होता है इनलैंड क्लियरेंस डिपो, आईसीडी होता है जो इनलैंड क्लियरेंस डिपो, क्लियरेंस डिपो बोलता है, इनलैंड क्लियरेंस डिपो को क्या बोला जाता है, आईसीडी। और सीएफएस क्या होता है अपने आप में, ये होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बोला जाता है सीएफएस। और इंटीग्रेटेड जो लॉजिस्टिक हब है वो भी इसके पास है, तो इसके पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आईसीडीज भी है। आईसीडी मतलब होता है इनलैंड जो क्लियरेंस डिपो होता है वो भी होता है, और सीएफएस होता है जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी इसके पास है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब भी सीडब्ल्यूसी के पास है, ठीक है। तो इससे सिग्निफिकेंस मतलब इसकी महत्वपूर्णता क्या है, क्योंकि जो बफर स्टॉक मेंटेन कर सकता है, फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट कर सकता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लूजेज होते हैं उसको रिड्यूस करने में भी ये अपने आप में कमी लाता है, ठीक है, कौन, सीडब्ल्यूसी। और इसका गोल है कि जो इंडिया के जो टॉप ग्लोबल लॉजिस्टिक परफॉर्मर बनाने में कंट्रीब्यूट, और सप्लाई चेन है उसको एफिशिएंटली इंप्रूव करना इसका उद्देश्य है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद है, इसका अभी हाल ही में 70वां फाउंडेशन डे मनाया गया, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। और किस एक्ट के तहत, जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट है 1962 के अंडर ही आता है, ठीक है। और मिनिस्ट्री इनकी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक प्रकार की क्या है, सीपीएसई मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है। और अपने आप में ये कौन सी कंपनी है, नवरत्न है। उसके अलावा हाल ही में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आ रहे हैं, तो फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। और किस इवेंट में चीफ गेस्ट होंगे, तो ये होंगे आपके दिल्ली डायलॉग, नहीं, ये होंगे आपका रायसीना डायलॉग होता है जो दिल्ली में होता है, उसके क्या होंगे, ये चीफ गेस्ट होंगे, क्या होंगे, चीफ गेस्ट ऑफ रायसीना डायलॉग। इनका क्या नाम है, अलेक्जेंडर स्टेप, और किस देश से रिलेटेड है, फिनलैंड से रिलेटेड, और चीफ गेस्ट है रायसीना डायलॉग। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि रायसीना डायलॉग क्या होता है। तो ये क्या कि एक इंडिया की डायलॉग होती है जो कब स्टार्ट हुई थी, अभी इसका 11th एडिशन है, ठीक है। अभी इसका जो एडिशन है ये 11th एडिशन है, तो आपको क्वेश्चन बताना है तो इसे स्टार्ट कब हुई थी, ठीक है। ये एनुअली होती है, तो आज से 11 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो जियो पॉलिटिक्स क्या किस तरह से चेंज हो रही है, जियो पॉलिटिक्स और जो जियो इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स और जो जियो इकोनॉमिक्स है उस पर फोकस करना इसका मुख्य काम होता है, और उस पर डिस्कशन होता है, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स किस तरह से चेंज हो रही है। तो सारी चीजें वो क्या होती है, इसमें इंपॉर्टेंट जो गेस्ट होते हैं दुनिया भर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये हमेशा कहाँ पे होती है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित होती है, न्यू दिल्ली में आयोजित होती है। और इसको होस्ट कौन करता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। इसका नाम है ORF। ORF होता है ऑब्जर्वर जो रिसर्च फाउंडेशन होता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन होता है, वो इसको क्या करता है, इसको होस्ट करता है, किसको, ORF को। ORF होस्ट करता है किसको, रायसीना डायलॉग होता है उसको, इसका नाम होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और उसके साथ और होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलके ये रायसीना डायलॉग होस्ट करते हैं। और इस बार की जो रायसीना डायलॉग है, डायलॉग का मतलब वही मीटिंग हो गया, और इसके प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टेप जो फिनलैंड के वो चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। और ये इनका राष्ट्रपति बनने के बाद पहला इंडिया भारत की पहली यात्रा है, और 11वां जो रायसीना डायलॉग है उसमें ये क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे, ठीक है। और जो नई दिल्ली में जो भारत के प्रमुख भू राजनीति और जो भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है, तो राजनीति का मतलब होगा जो जियो पॉलिटिक्स, और भू अर्थशास्त्र का मतलब होता है जो जियो इकोनॉमिक्स होती है, उसके सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, उसके बाद ये मुंबई का दौरा भी करेंगे, जहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, और जो मुंबई विश्वविद्यालय है, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसमें संबोधन भी देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो भी और भी व्यवसायिक नेता है उनसे भी ये बातचीत करेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री
सीपी राधाकृष्ण रेड्डी और जो विदेश मंत्री जयशंकर से भी ये मुलाकात इनकी तय है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। राष्ट्रपति स्टब अभी क्या है, रायसीना डायलॉग जो 11th एडिशन है, और इसकी थीम क्या है ये भी याद रखना। इसकी थीम क्या रायसीना डायलॉग की, ये है संस्कारा। इसकी थीम है संस्कारा, असर्सन, एकोमोडेशन, असर्सन, एकोमोडेशन और एडवांसमेंट। और इसकी हिंदी में आप खुद देख लेना। संस्कार होता है, असर्सन का मतलब होता है कुछ दावा करना, एकोमोडेशन करना मतलब कहीं रहना, व्यवस्था करना वो, और एडवांसमेंट का मतलब होता है आगे जाके मतलब प्रगतिशील। ठीक है, तो इसकी थीम है संस्कार, असर्सन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, मतलब ये 3 मान सकते हैं। हिंदी में इसकी मेरे को पता नहीं, मैं आपको होगा तो मैं बता दूंगा, और कोई पूछेगा तो भी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा दूंगा। ठीक है, तो संस्कारा, असर्सन, एकोमोडेशन और एडवांसमेंट ये सीधा याद रखना। जो रायसीना हिल्स है, रायसीना जो डायलॉग है उसकी थीम हो गई ये 3 संस्कार है अपना, असर्सन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल है वो मुख्यतः किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका केरला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी एग्जाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल। फिर आपको लगा होगा पोंगल फेस्टिवल तो हमको सबको ही पता है केरला में, तो फिर अत्तुकल पोंगल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आना चाहिए। तो पोंगल क्या होता है, जो सबके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अत्तुकल पोंगल सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, सिर्फ महिलाओं द्वारा। तो महिलाओं को लगा ये हमारा त्योहार है, हाँ बिल्कुल आपका त्योहार है, जिसका क्या नाम है, अत्तुकल पोंगल फेस्टिवल। और मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका, ये मुख्यतः सेलिब्रेट किया जाता है केरला के जो तिरुवनंतपुरम है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उसको अत्तुकल टेम्पल है, कहाँ पे, और अत्तुकल टेम्पल भी है कहाँ पे, ये भी तिरुवनंतपुरम में टेम्पल है, वहां पे इसमें मनाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है ये भी हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये टेम्पल होता है और ये 10 दिन का एक त्योहार होता है। कितने दिन का, 10 दिन का त्योहार होता है। और इसमें क्या होता है, महिलाएं क्या करती है, किसी पुरुष की एंट्री यहाँ नहीं होती है। ठीक है, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आ सकता, 9%। ठीक है, कि भाई आदमी यहाँ नहीं आएंगे और हम खुद ही करेंगे सारी चीजें। और आदमी यदि कोई भी रहेगा तो वो ऐसे हो सकता है कोई सिक्योरिटी गार्ड वहां रह सकता है, उसके अलावा कोई भी आदमी उस जो भी क्षेत्र है उसमें कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये अपना आप एक यूनिक है, और मैंने भी ये पहली बार ही सुना है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भी ये पहली बार सुना होगा। क्या नाम है इसका, अत्तुकल पोंगल। इसमें महिलाएं क्या करती है, चावल चावल बनाती है, और जो भगवान जो जो देवी होती है अतुकुल्ला, उसको चढ़ाते हैं, जो अतुकुल्ला देवी को, और इस भद्रकाली नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अतुकुल्ला देवी है उसको भद्रकाली या अतुकुल्ला अम्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, वो जो बनाए हुए जो चावल है वो उसको चढ़ाते हैं और फिर वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसका, और सबसे ज्यादा जब महिलाएं किसी धार्मिक चीज के लिए एकता होती है तो इसके लिए इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। किसका, जो अत्तुकुल्ला पोंगल फेस्टिवल है, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, लगभग 3 लाख से, मतलब 30 लाख से 40 लाख के आसपास मतलब महिलाएं यहाँ एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। और पूरे केरल के जो इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं वो इसमें अत्तुकुल्ला पोंगल फेस्टिवल में हिस्सा लेती है। और इसमें क्या होता है, जो कुक है वो आदमी के बिना किया जाता है, और इसे क्या जाता है, सबरीमाला, वुमेन्स का सबरीमाला भी कहा जाता है। अभी वो सबरीमाला का केस चलता था कि भाई इसमें किसी महिला की एंट्री नहीं होती है। तो अपने आप में कल्चर्स होती है, कहीं महिला की एंट्री नहीं होती है, तो और ये जो अत्तुकुल्ला पोंगल होता है इसमें आदमियों की एंट्री नहीं होती है। तो ये अपने अपना एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऐसी जो धार्मिक चीजें होती है उनको चीजों को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, जो अपना ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर देना चाहिए, और उनके पास जो वैलिड रीजन है उसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अत्तुकुल्ला पोंगल में आदमी नहीं जाते, और जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें महिलाओं की एंट्री मतलब जो 40 या 50 साल की महिलाएं उनसे जो नीचे की है उन महिलाओं को एंट्री उसमें बंद रहती है सबरीमाला में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसका स्थान क्या, जो अट्टुकल भगवती का मंदिर है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुर केरला, वहां इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मलयालम जो महीना है, कुंभम, जो मकरम या कुंभम बोला जाता है, वो फरवरी और मार्च मंथ में आता है, तो इसी में मनाया जाता है। और ये 10 दिवसीय उत्सव होता है जो पोंगला का मुख्य अनुष्ठान होता है। और ये जो देवी अट्टुकुल भगवती है, देवी पार्वती का रूप माना जाता है अट्टुकुल्ला को, तो उसको ये मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं। ये आप देख सकते हैं महिलाएं खुद का खाना बनाती है और फिर जो अट्टुकुल्ला देवी है उसको ये चढ़ाती है। तो इसमें किसी भी आदमी की भागीदारी नहीं होती, तो अपने आप में फेमस होता है। और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है धार्मिक गतिविधि के लिए महिलाओं का दुनिया के सबसे बड़ा जमावड़ा में से एक है। कौन सा, जो अत्तुकुल्ला पोंगल होता है, अत्तुकुल्ला
पोंगल। अभी हाँ, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी शुभकामनाएं दी थी, ठीक है, किसके बारे में, जो अत्तुकुल्ला पोंगल है। और महिलाएं खुली सड़कों पर मिट्टी के बर्तनों में मीठे चावल या जिसे हलवा या पोंगला पकाती है। और जो इसका महत्व की बात करें तो ये नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का अपने आप में एक प्रतीक माना जाता है। और प्रसाद के रूप में जो गुड़, चावल, नारियल और केला के साथ जो मतलब चावल पकाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन याद रखा जाएगा। और जो केरल की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अट्टाकुला टेम्पल्स कहाँ पे, तो आपका सीधा क्वेश्चन सही आना चाहिए, तिरुवनंतपुरम केरला। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए ALH MK3 और MR हेलीकॉप्टर भारतीय कितने हेलीकॉप्टर अब खरीदे गए हैं। तो ALH होता है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। क्या होता है? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ALH। और MK3 इसका नाम है। और MR होता है मैरीटाइम रोल के लिए अभी हाल ही में कितने हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6। कितने हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे? 6 हेलीकॉप्टर अभी खरीदे जाएंगे। और अभी 3 मार्च को जो रक्षा अनुबंधन हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। और इसका कुल मूल्य कितना है? 5,083 करोड़ रुपए। 5,083 करोड़ रुपए का भी एक डील हुई थी, जिसमें 2 डील हुई थी। और एक हुई थी जो 2909 करोड़ की थी, 2901 करोड़ की जो एक थी, उसमें था ALH MK3 खरीदेंगे। क्या? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 जो MR के लिए खरीदे जाएंगे। और भारतीय तटरक्षक बल के लिए कितने हेलीकॉप्टर? 6 हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। और ये इस हेलीकॉप्टर कौन बनाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HAL है, ये अपने आप में एक क्या है? एक महारत्न कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु। ये बनाएगी कितने हेलीकॉप्टर? जो ALH MK जो 3rd हेलीकॉप्टर है वो ये बनाएंगे, ठीक है। ALH MK3 जो MR हेलीकॉप्टर है वो 6 हेलीकॉप्टर कौन बनाएगी? ये आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगी। और ये जो भारतीय सीरीज है स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित करेगी। और उसके अलावा दूसरी डील थी SHTIL मिसाइल। स्टील मिसाइल भी बोला। VL का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च। तो मतलब वर्टिकल लॉन्च का मतलब यहाँ सीधे धरती से सरफेस टू एयर लॉन्च की जाएगी। कौन सी मिसाइल है? VL स्थिल मिसाइल भी बोला जाता है। और जो रूसी जो कंपनी है रोजोब्रोन एक्सपोर्ट के साथ भारतीय नौसेना के लिए लगभग 2182 करोड़ का अनुबंधन यहाँ से किया गया, ठीक है। अनुबंधन किया मतलब डील की गई है। और ALH हेलीकॉप्टर, उसकी क्षमताएं होती है, ड्यूल इंजन बनाता है। और तटीय एयरफील्ड और जो जहाजों से संचालन, समुद्री रक्षा मिशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये औपचारिक घोषणा किसने की थी? तो रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह ने उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए। तो 2 इंपॉर्टेंट डील थी। एक क्या नाम था? ALH MK3 और उसके अलावा बात करें तो VLH STIL मिसाइल्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ALH कौन बनाएगा? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और VL स्टील कौन बनाएगा? ये रशिया की एक जो कंपनी है JSC रोजर ब्रोन एक्सपोर्ट के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किस स्टेट ने किया है? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। तो प्रोजेक्ट हनुमान का मतलब होता है एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया किसके द्वारा? पवन कल्याण के द्वारा। पवन कल्याण कौन है? जो आंध्र प्रदेश के क्या है? डिप्टी CM है। क्या है? डेप्यूटी CM है पवन कल्याण के द्वारा। हनुमान प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रदेश में लॉन्च किया। और इसका जो उद्देश्य में रहेगा, जो मानव और वन्य जीव संघर्ष है उसको कम करना है। जो आदमी और जो वन्य जीव होते हैं उसके बीच में जो आने वाले टाइम में जो स्ट्राइक होती रहती है या उनके बीच में जो संघर्ष होता रहता है उसको कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य मुख्य लक्ष्य है कि जो संवेदनशील जिले हैं, जहाँ जिस जिलों से जो नेशनल टाइगर्स रिजर्व या जो भी अदर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लग रही है, उसमें जो मानव पशु टकराव होता है उसको रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। और इसकी विशेषता रहेगी जो त्वरित प्रतिक्रिया दल होगा, प्रौद्योगिकी मतलब वो होगी, प्रौद्योगिकी निगरानी प्रणाली भी विकसित की जाएगी, ठीक है। और इसमें शामिल मुख्य जानवर बात करें, जो हाथियों का टकराव हो गया, तेंदुआ हो गया, जो जंगली सुअर जो गाँव में प्रवेश करते हैं उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। और इसका संघर्ष का कारण मुख्य जो शहरी विस्तार हो रहा है आजकल, और सिकुड़ते आवास हो रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और जो जंगली किनारे कृषि होती है उसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और इसके तहत जो अभी डेटा संचालित वन्यजीव ट्रैकिंग भी इसके द्वारा की जाएगी। और जो प्रौद्योगिकी मतलब जो टेक्निक्स होती है या जो टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग करके
उसको निगरानी उपकरण, त्वरित संचार पैनल भी लगाए जाएंगे। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट हनुमान के तहत। और ये हाल ही में किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। और इसमें जो सामुदायिक भागीदारी है उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो प्रोजेक्ट हनुमान किस स्टेट ने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण के द्वारा। हाल ही में जो बीई है, तो बी क्या है? बीई, इसका अभी 25वां फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, 25वां फाउंडेशन डे मनाया गया। तो क्वेश्चन बना कि बीई जो स्टार लेबल मोबाइल ऐप किसके कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका CLASP, क्लैस्प के द्वारा। जो आपने बीई होता है, जो मतलब बी का फुल फॉर्म हो गया जो ब्यूरो ऑफ, एक सेकंड में इसका फुल फॉर्म याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने हाल ही में क्या किया? जो ऊर्जा संरक्षण में एक अग्रणी कदम उठाया और उन्होंने एक क्लैस्प, एक मोबाइल लॉन्च किया जिस क्लैस्प किस क्या नाम है? कोलैबोरेटिव लेबलिंग एंड अप्लायंसेस स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में विकसित किया है। क्या विकसित किया? बीई ने क्लैस्प। तो क्लैस्प क्या होता है? कोलैबोरेटिव लेबलिंग एंड अप्लायंस स्टैंडर्ड प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो स्टार लेबल्ड अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस का मतलब जो अपन फ्रिज, कूलर, जो सारी चीजें खरीदते हैं, जो इस पे स्टार का लेबल लगा रहता है, उसके क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन कर क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल आपको एक उस ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अपने आप एक इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया किसने? बीईएन। बीई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और इसका पहुंच होगा जो ऊर्जा प्रदर्शन है वो दिखाया जाएगा, 3 रेटिंग है, 4 रेटिंग है, वो सारी चीजें भी इसमें दिखाई जाएगा। और इसका विवरण आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और बीई की स्थापना की बात करें तो ये ऊर्जा जो संरक्षण अधिनियम है 2001 के तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसको स्थापना किया गया था। और बी के जो मुख्य कार्य होते हैं वो ऊर्जा संरक्षण नीतियों का समन्वय, जिसमें उद्योग, भवन, परिवहन उपकरण, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और इसका बी का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको 2001 के ऊर्जा संरक्षण अध्ययन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें इसको काम करते हुए लगभग अभी 25 सालों से ज्यादा काम हो गया था। अभी हाल ही में 2 मार्च को इसका फाउंडेशन डे मनाया गया था। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब किस तरह से एनर्जी एफिशिएंट उपकरण है, वो कितनी एनर्जी यूज करते हैं, वो सारी चीजें, उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका क्या नाम है? क्लैस्प। ठीक है, तो इसमें जैसे ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे, तो क्यूआर कोड स्कैन करो तो उससे सारी चीजें रिलेटेड सारी चीजें को पता चल जाएगा। और ये इसका मुख्य कार्यक्रम होता है जो मानक और लेबलिंग कार्यक्रम है उसके जो विश्वसनीयता को ये बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने फर्स्ट डार्क स्काई पार्क अभी हाल ही में कहाँ स्टेब्लिश किया गया? तो ये किया गया आपके कोली हिल्स नमक्कल डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे? कोली हिल्स में। तो आपको समझना होगा कि भी डार्क स्काई पार्क क्या होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, पार्क होता है इसके जो नियर बाय जो भी रीजन होते हैं जहाँ लाइटिंग होती है उसको रात में क्या करेंगे? बंद कराएंगे जाएंगे। ऐसे ही आपको लद्दाख में एक जगह है, वहां भी ऐसा देखने को मिलता है। जो उसके आसपास के गांव होते हैं उसमें क्या होता है, जो लाइटिंग होती है वो रात को नहीं करते, जिससे आप आराम से जो स्काई है उसको देख सकते हैं और बहुत सारी जो रात को जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होता है यहाँ से जो टूरिज्म होता है वो अपने आप में एकदम से बूस्ट हो जाता है। जब ऐसी चीजें होती है तो टूरिज्म बूस्ट हो जाता है और ये सारी चीजें आपको एक अच्छे लेवल, लोग रात रात को वहां आते हैं, गाड़ी की लाइट भी नहीं जलती है, किसी और भी लाइट नहीं, सब चीजें अंधेरे में होती है। तो तमिलनाडु में भी हाल कौन सा डार्क स्काई पार्क लॉन्च किया गया? जो कोली हिल्स है नमक्कल, उसमें ये ऐसी चीजें लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका जो अरियल 16 वन है और जो कोली हिल्स नमक्कल जिला इसका स्थान है। और विकास की लागत लगभग 1 करोड़ से ज्यादा आएगी। और ये किसके द्वारा? जो तमिलनाडु वन विभाग है उसके द्वारा ये सारी चीजें की जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा, इससे जो प्रकाश प्रदूषण है वो कम होगा और प्राकृतिक जो रात्रि आकाश की रक्षा करना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। इसमें 3 उन्नत दूरबीनें लगाई जाएगी, सौर पैनल होंगे, रात्रि कैंप होंगे और महीने में 2 या 3 बार आप कैंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम स्पष्टता के लिए अमावस्या के आसपास के, मतलब सबसे ज्यादा जो दर्शनीय होती है तो अमावस्या का जब फुल मून होता है तो उस टाइम तो और ज्यादा यहाँ मजे आएंगे। ठीक है, और जो आगे गंगा इको हट्स भी बनाए गए जहाँ रुकने के लिए। और इसे जो छात्र शोध करता है, जो आगंतुक है, मतलब टूरिस्ट है, उनके लिए भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। और कोली हिल्स बात करते तो ऊंचाई वाले भूभाग, घने जंगल, जो न्यूनतम सारी प्रकाश हस्तक्षेप के कारण ये कोली हिल्स फेमस है। तो आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कोली हिल्स, तो कोली हिल्स आपका कहाँ है? जो अरियूर 16 वन है और एक सितारा जो अनुकूल अभी गंतव्य बनाया गया है। तो कोली हिल्स कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और अभी हाल ही में यहाँ क्या क्या वो घोषित किया गया? जो डार्क स्काई पार्क अभी हाल ही में यहाँ लॉन्च किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो इंडियन बाइसन फेस्ट 2026
किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका सही आंसर है आपका डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चारों सिमलीपाल, डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे, ओडिशा में। और इसके अलावा ओडिशा की और सेंचुरी की बात करें तो सिमलीपाल भी कहाँ की, ओडिशा की। भितरकनिका भी कहाँ की है, ओडिशा की। और जो सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी कहाँ की है, आपको ओडिशा को देखने मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया, ये किया गया डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जिसको इसको गोर भी बोला जाता है, जो इसको बाइसन को क्या बोला जाता है, गोर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी में बाइसन को क्या बोला जाता है, गोर बोला जाता है। तो इसको 8 मार्च अभी 2 दिवसीय इसके उत्सव मतलब एक फेस्टिवल आयोजित किया गया। और ये कहाँ पे, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो हीराकुंड जलाशय है उसके आसपास का जो रीजन है। हीराकुंड जो आपने सुना होगा, सबसे बड़ा इंडिया में डैम कौन सा है, हीराकुंड। और उसके जो आसपास का जलाशय के पास माना जाता है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। और इसका जो आयोजक कौन था, वो हीराकुंड जो वन्यजीव प्रभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। जो भारतीय गौर, स्थानीय रूप से इसे गयाला और वैज्ञानिक रूप से बोस गोरस भी इसका नाम जाना जाता है। क्या नाम है इसका, बोस गोरस। बोस गोरस भी इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है, बोस गोरस। और स्थानीय रूप में इसे गयाला, और हिंदी में इसे गोर, और इंग्लिश में इसे बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी गौर सफारी, तारामंडल दर्शन और वन्यजीव फिल्म स्क्रीनिंग भी यहाँ पे की गई थी, ठीक है। और गौर के इसके जनगणना की बात करें तो जनवरी में 848 से ज्यादा जानवर, इसके 848 जानवर हैं। और लगभग 235 उसमें किशोर किशोर बाइसन भी है, ठीक है। और यहाँ जो गतिविधियां हुई, और इसमें पहले प्रसंस्करण व संस्करण में लगभग 500 प्रतिभागी भागीदार थे। और जो घास के मैदान, आदर भूमि प्रबंधन और जो आवास के सुधार के लिए अभी हाल ही में जो बाइसन फेस्टिवल है वो इको टूरिज्म कहाँ पे लॉन्च किया गया, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी आपको देखने को मिला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आएंगे एक एक करके जो मैंने समझाए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और हम आपके लिए लगातार ऐसे करंट की क्लासेस लेके आते रहेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।